अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में और जैसा कि प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने व्यक्ति विशेष का एक कार्यक्रम चलाया और तमाम व्यक्ति विशेषों से आपकी मुलाकात करवाई। और व्यक्ति विशेष के साथ साथ जो आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी हैं, समाजवादी पार्टी से उनका अपना एक गहरा ताल्लुकात है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं गोरखपुर ग्रामीण से पूर्व विधायक रहे विजय बहादुर यादव जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर आपका। धन्यवाद। समाज सेवी और समाजवादी कहीं ना कहीं दोनों में समानता है। एक समाज सेवी के तौर पे पूरे गोरखपुर ग्रामीण ही नहीं पूरे पूर्वांचल में आपने अपना नया एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पूरे कोरोना काल में आपने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या कहना चाहेंगे उन तमाम समाज सेवी के कार्यों के लिए? नहीं, हम तो यही जानते हैं कि हम लोग इंसान हैं और इंसान का दायित्व होता है कि अगर एक दूसरा इंसान कहीं किसी संकट में हो तो एक दूसरे के काम आए। और सबसे बड़ा दायित्व तब आ जाता है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं। सियासत यही सिखाती है कि समाज कैसे चलेगा। जो आज हमारी आपकी संघीय ढांचा है वह समाज के लिए बनाई गई है, पशु पक्षी प्राणी के लिए बनाई गई है, यहाँ की कल्चर के लिए बनाई गई है और उस पर काम करना हमारा आप सबका दायित्व है। अगर कहीं देश संकट में हो, प्रदेश संकट में हो, हमारे आपके नज़दीकी कोई व्यक्ति संकट में हो तो हमारा आपका खड़ा होना सबसे परम पहला कर्तव्य होता है कि हम उसके साथ हमें खड़े और मिलजुल करके काम करें। यह हम लोगों का दायित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप थे, आप अच्छे ओहदे पे भी थे, काफ़ी नाम भी आपने कमाया। क्या ऐसा कारण बना कि आपको समाजवादियों की टोली में जाना पड़ा और फिर समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में अपनी नई पहचान बनाने के लिए आपको जमीनी स्तर पर लड़ना पड़ा? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात है, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक मन में टीस रहती थी। हम इंसानियत के लिए काम करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पाकिस्तान के एजेंडे पर जाना चाहती थी। वह जाति धर्म मजहब पर काम करना चाहती थी। मित्र, हम बताना चाहते हैं हमारी सोच रही है, लोहिया जी की सोच के तहत हम लोग काम करते हैं। और जहां हमने जब देखा 2012 के सदन में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पीड़ित कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए उसके लिए वह काम करते थे, तो उनके कामों से प्रभावित होकर के हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो किसी दल या किसी समाज से हमको नफरत नहीं है, लेकिन आप खुद मानेंगे देखेंगे कि इंसानियत की बात ना करके हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मियाँ फला जाति पात धर्म मजहब में भेद बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बन चुका था। इसलिए विजय बहादुर यादव अपने आप को अलग कर लिए। तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन किया। समाजवादी जो हैं वो समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन जो विकास के काम समाजवादी पार्टियों ने किया, समाजवादी पार्टियों का ही ऐसा कहना है, तमाम प्रतिनिधियों का कहना है कि
कि जो विकास के काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया, लेकिन फीता काटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, उस पर आप देख लेंगे, इस कोरोना काल में भी इंसेफ्लाइटिस का बहुत बड़ा वार्ड मेडिकल कॉलेज में बनाया गया। आज जब गोरखपुर संकट, विशेष करके पूर्वांचल में जब आवश्यकता महसूस हुई तो उस इंसेफ्लाइटिस वार्ड को कोविड में बदला गया। वो किसकी देन है? आप देखें, आप सबसे बड़ा उदाहरण तो 100 डायल का ले सकते हैं। 100 डायल को 112 कर दिया गया, 112 कर दिया गया। बहुत सारा इकोनॉमी स्टेडियम थी, उसको बदल कर नाम बदल दिया गया। तो यह सारे काम हम कहते हैं विकास आप करें, विकास आप करें, और विकास की आप सोच रखें। नाम बदलने की सोच से दूर होकर के नाम बदलने की प्रक्रिया में बहुत सारे खर्च होते हैं जो आम जनता अपने टैक्स से बियर करती है। किसी जिले का नाम बदलेंगे तो फाइलों पर कितना नाम बदलना पड़ता है, उसके लिए किसका धन खर्च हो रहा है। आप नए विकास काम को करिए और उसके अपने नाम से जोड़िए, हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, चूँकि समाजवादी पार्टी से आप रहे हैं और विकास के कामों को बड़े करीबी से आपने देखा भी है। यूपी सरकार की मौजूदा जो स्थिति है, स्वास्थ्य को देखते हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ रही थी। ऐसा देखा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ध्वस्त हो चुकी थी। समाजवादियों ने कहा कि अगर हमारा 100 डायल न होता तो हम तमाम ऐसे और जाने गंवाते जिनकी कल्पना भी करना सही नहीं था। स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूदा हालत में क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी, चूँकि आप लगातार समाज के बीच में हैं, समाज सेवी के तौर पे मौजूद हैं, तो आपसे बेहतर इस स्थिति पे जानकारी कोई नहीं दे सकता। एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताना चाहते हैं। आप देखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर, आज बहुत चर्चाएं उठ रही हैं कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आज जो व्यावसायिक होता है, जो फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, अगर उसको यूज न किया गया होता तो आज जो ब्लैक फंगस की बीमारियां हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, आज शायद वो ना आती। सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हो तो वह भारत देश प्रभावित है। मित्र, हम बताना चाहते हैं, देखिए, किसी काम को करने के लिए बड़ा होमवर्क और बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है, और जब लंबी तैयारी, लंबे होमवर्क के साथ आप काम करेंगे तो आपकी जवाबदेही कम होगी और आप अधिक काम कर लेंगे। आपने देखा कि जब कोरोना फेज 1 में था, पहले चरण में था, तो पहले चरण में हमारे देश की इम्यूनिटी, जैसे हमारा भारतवर्ष विलासिता में जीने वाले लोग कम हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी, जो हमारा मानना है, वो अच्छी थी। पहले फेज में हमने उसको मात दे दिया, और लेकिन जब वो उसका विकराल रूप आया तो हमारा कोई होमवर्क नहीं था। पीएससी, सीएससी पर काम नहीं किए गए थे, वेंटिलेटर नहीं बनाए गए थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं की गई थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी जानें गंवानी पड़ी। इसका दोषी कौन, आप समझ सकते हैं। जिसको जनता ने दायित्व दिया, 325 सीटों के साथ प्रदेश की कुर्सी पर बैठाया, उसका फर्ज और दायित्व क्या बनता है। हम लोग सामाजिक हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। जिसको जिम्मेदारी मिली थी, जो आज 5 साल के लिए जनता ने जिसको तय किया था, उसको कम से कम चाहिए था कि हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव न करवाते हुए, बंगाल में हिस्सेदारी न लेते हुए, हम सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश की जान न लोग गंवावें। आज जो गांव की गरीब की गलियां हैं, जो बसावटें हैं, उनमें काम करें। आज आप देख लेंगे पीएससी, सीएससी पर क्या व्यवस्था है। आप देखें गाँव में क्या स्थिति है। आज गांव में कोई एमबीबीएस डॉक्टर तक नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इस महामारी से कैसे निपट सकते हैं। ये तो राम भरोसे, न्यायालय ने कहा कि इस प्रदेश को राम भरोसे यह प्रदेश चल रहा है, और राम भरोसे ही प्रदेश जो बच पाया वो बच पाया है। मित्र, हम कहना चाहते हैं, हम आज भी आगाह करना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम 11 को कि आप तीसरे चरण की तैयारी कर लें, और जो टीकाकरण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और विशेष करके गोरखपुर में, अन्य जगहों पर, इन जगहों पर ध्यान दिया जाए, जिससे आने वाले तीसरे चरण से हम लोग लड़ सकें और आम जनता अपनी ज़िंदगी को बचा सके। जो उनके दायित्व हो उसको उनको पूरा करना चाहिए। रही बात हम लोगों की, हम लोग समाज सेवी हैं। आज समाज में आप देख लेंगे, रेड़ा चलाने वाले, खुमचा चलाने वाले, आज दिन पे दिहाड़ी करने वाले, आज रोजी रोटी के संकट उनके पास हैं। उनके पास आज स्थिति नहीं है जो 2012 में फूड बिल पास हुआ था यूपीए 2 सरकार में, जिसमें कहीं न कहीं कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बीएसपी थी, इस समर्थन से सरकार चल रही थी। आज वही चावल और गेहूं के भरोसे यह देश और प्रदेश चल रहा है। आज बता दीजिए आप,
कि कौन सा आप घर घर गांव गांव निकल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कहीं कोई जनप्रतिनिधि दिखाई दिया? जनता के बीच में जनप्रतिनिधि की आवश्यकता थी। मेडिकल कॉलेज की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, सदर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। लोगों ने डांका डाला है जनता के ऊपर, लोगों ने डांका डाला है। हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, डांका पड़ा है। एक एक दिन में लाखों रुपया का खर्च आया है। आम जनता जिसकी कमाई नहीं है, लोगों ने अपने खेतों को बंधक रखा है, खेत तक बेचा है दवा करवाने के लिए, और उसके बाद उनकी जान भी गई है। आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही है। बिल्कुल, चूंकि आप पूर्व विधायक रहे हैं तो आपने गोरखपुर ग्रामीण ही नहीं, शहरी नहीं, पूरे पूर्वांचल को बड़ी बारीकी से देखा है। मेरा एक प्रश्न था, क्या त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव इतना ज़रूरी था? क्या इतना ज़रूरी था कि तमाम शिक्षकों को वहाँ पे चुनाव ड्यूटी लगाना, और शिक्षकों की जब मृत्यु हुई तो उसके गलत आंकड़ों को शो करना और उस पर कोई कार्रवाई न करना? कितना, क्या कहना चाहते हैं आप? और समाजवादी पार्टी इसके लिए क्या आंदोलन कर रही है, और क्या अग्रिम जो भी व्यवस्था है उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दें। देखिए, आज कोविड का समय है, यह आंदोलन का समय नहीं है, यह समाज सेवा का समय है। समाजवादी घर घर से हमारा आह्वान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, सबका यह आह्वान है कि समाजवादी की जो क्षमता है उसके अनुरूप आप फूड पैकेट पहुंचाएं, लोगों की भोजन की व्यवस्था करें, जहां ज़रूरत है दवा की व्यवस्था करें, जितना हो सके हर संभव प्रयास करें, वह समाजवादी कर रहे हैं। रही बात कि आपने एक क्वेश्चन और इसमें किया था कि आप आगे या पंचायत चुनाव का, हम कहना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव का कार्यकाल क्या था, क्यों नहीं समय से, जब कोविड नहीं था तो पंचायत का चुनाव करवा लिया गया। पंचायत चुनाव में अपनी गणित को बैठाने के लिए पंचायत चुनाव को 6 महीना लेट कर दिया गया। अगर जो यह त्रिस्तरीय चुनाव समय से होते, आज यह कोविड की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं शायद इतनी नहीं लड़नी पड़ती। अगर पंचायत चुनाव समय से हो गए होते तो आज पंचायत चुनाव ले जाकर के ऐसे समय में ढकेल दिया कि एक तरफ कोविड की महामारी और दूसरे इसी बीच में पंचायत के चुनाव। और लोगों ने, आप जानते हैं, जब त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जब भाई लड़ते हैं गांव-गांव में, तो अगर उनके भाई कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, मद्रास में है, तो वह लोग आते हैं और वह लोग प्रचार करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने की वजह से आज सबके बीच में फेट फाट होने की वजह से जो महामारी पिछली बार गांव में नहीं थी वो गांव तक पहुंच गई। आज कैजुअलिटी हम दावे के साथ कर सकते हैं कि हर गांव में 25 से 30 कैजुअलिटी हुई है। उसकी जिम्मेदार कौन? ये जो पंचायत के चुनाव करवाने वाले लोग हैं वह है। बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम पंचायत चुनाव नहीं करवाएंगे, हम तो न्यायालय में गए थे। हम कहना चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव समय से क्यों नहीं हुआ? अगर समय से पंचायत का चुनाव हो गया होता तो शायद यह नहीं झेलना पड़ता, और समय से हो जाता। आप समय देख लीजिए तो उस समय कोरोना काल नहीं था, उस समय कोरोना एकदम निम्न स्तर पर था, कोरोना था ही नहीं, समाप्त हो चुका था पहले चरण का। लेकिन इनकी वजह से पंचायत चुनाव पीछे 6 महीना ले गए, और उसी के साथ क्या जरूरत थी? आज आप देख लेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अब पूरे कैबिनेट केंद्र के सब लोग लग गए बंगाल के चुनाव में। देश जरूरी है, देश के लोग जरूरी हैं, जिसके लिए संघीय ढांचा जरूरत है, चुनाव जरूरत है। जब वो रहेंगे तब तो चुनाव की जरूरत है। आज यह नहीं देखा जा रहा, आज नहीं समझा जा रहा था। हम तो तब और स्तब्ध रह गए, हतप्रत रह गए कि जब आज के 3 दिन पहले बैठक होती है माननीय गृह मंत्री जी की और देश के प्रधानमंत्री की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में लोग रणनीति बना रहे हैं। हम सोचना चाहते थे, हम लोग सोच सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी कहाँ तक सोच है इनकी, गृह मंत्री की कहाँ तक सोच है इनकी, कि यह समय है हम चुनाव के बारे में चर्चा करें, हम चुनाव के बारे में सोचें। आप समझ सकते हैं इस बात को। हम आगे किसी को आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, काम करने का समय है। हम सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि मित्र, जिसके पास जो क्षमता है, अगर हमारे बगल का साथी है उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमारा आपका दायित्व बनता है कि जो क्षमता उसके अनुसार व्यवस्था दें। एक हमारे पास तमाम मीडिया कर्मियों के पास एक कटिंग आई थी जिसमें कहा गया था आपके माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा कि हम चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। आखिर क्या कारण हो गया कि उनको ये कहना पड़ा कि हाँ हम चाहते हैं, समाजवादी चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बने? नहीं, ऐसी बात, अब तो यह बात क्वेश्चन तो हम लोगों के बीच में नहीं था। इस क्वेश्चन की जानकारी या इस बात की जानकारी हमको नहीं है, और यह बात तो हम इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात पे और हम लोगों के संरक्षक नेताजी हैं उनकी बात पर हमारा
कहीं हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और चूंकि हमारी जानकारी में ये सब चीज़ नहीं है, इसलिए इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। चूंकि अभी आपने चर्चा किया विधानसभा 2022 चुनाव की, ये जाहिर सी बात है कि चुनाव के लिए संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटिंग की और उस पर एक नई रणनीति बना रही है। लेकिन आप लगातार समाज के बीच में हैं, गोरखपुर ग्रामीण से आप विधायक भी रहे हैं। 2022 का चुनाव यदि होता है तो आपके लिए कितना अहम होने वाला है वह 2022 का चुनाव? देखिए, हम 2022 का चुनाव अभी नहीं लड़ रहे हैं। अभी तो हम इस कोरोना में जो पीड़ित साथी हैं उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत क्षमता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादियों का एक बहुत बड़ी टीम है, उस टीम के साथ इस कोरोना काल में सबके साथ हम खड़ा होना चाहते हैं। अभी हम 2022 के विषय में हमने कुछ सोचा नहीं है कि 2022 का चुनाव लड़ना है, 2022 का चुनाव नहीं लड़ना है। हम इतना ही जानते हैं, हम समाज सेवी हैं, हमको समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। चुनाव भी समाज के लिए है, चुनाव देश के लिए है, चुनाव घर के लिए है, और चुनाव इंसानियत के लिए है। चुनाव कभी यह नहीं कहता है, चुनाव से अगर जो हमारे इस देश प्रदेश को कहीं कोई दिक्कत है तो हम ये जानते हैं कि उसके बारे में न सोचा जाए। अगर जो चुनाव ज़रूरत है तो चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव के इस प्रदेश की कुर्सी पर सक्षम व्यक्ति नहीं है तो हम चाहेंगे कि चुनाव हो, और ऐसा व्यक्ति हो जो इस प्रदेश के विकास के बारे में जानता हो और रग रग के बारे में जानता हो, जो अनुभवी हो, जिन्होंने 100 डायल दिया, जिन्होंने कान्हा यूनिवर्सिटी स्टेडियम दिया, जिन्होंने गोरखपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिया, और जिन्होंने आप पूरे कमिश्नरी को, उत्तर प्रदेश की जितनी भी कमिश्नरी है उस जिलों के 4 लेन से जोड़ने का काम किया, समाजवादी पेंशन दिया। ऐसे व्यक्ति को इस उत्तर प्रदेश में आना चाहिए और उस कुर्सी को सुशोभित करना चाहिए, जिससे कि इस प्रदेश का विकास हो सके और हर इंसान तक, हर आदमी तक जो प्रदेश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन कर सके। मौजूदा सरकार जो कि योगी जी की सरकार है, उनको या उनके सरकार को या उनके तमाम प्रतिनिधियों का कोई सुझाव कि हाँ भाई, इस तरह से कार्य करके आप तमाम जो भी ये इस महामारी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा काम करें कि वो महामारी पर रोकथाम लगाया जा सके और जितने भी संक्रमित हैं उनकी जान हम बचा सकें। आपका कोई विशेष सुझाव? हम कैसे दूसरे को निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते जिसके पास जितनी क्षमता हो, और आप समझ लीजिए जब व्यक्ति आता है लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, संगठन पर बड़े पद के लिए, तो उसका बड़ा दायित्व बन जाता है। उसको यह सोचना पड़ेगा कि हम सरकार के हिस्सा हैं तो मेडिकल कार्य में अराजकता क्यों है, प्राइवेट नर्सिंग होमों में अराजकता क्यों है, यह कैसे दूर होगी। उनको आगे बढ़ कर के हाथ बटाना चाहिए और आम जनता के बीच में जाकर के उनको कहना चाहिए कि जो व्यक्ति रेड़ा चलाता है, खुमचा चलाता है, ठेला चलाता है, दिन की दिहाड़ी करता है, उन व्यक्तियों के बीच में आज सब्जी की दिक्कत है, छोटी बड़ी दवा की दिक्कत। हम नहीं कहते हैं कि कोरोना से सबको बीमारी है, लेकिन आज का जो समय है, गर्मी का दिन है, एक तरफ बरसात है, कहीं न कहीं और सारी दिक्कतें हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। उनको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी दवा कैसी होगी। वो गरीब साथी जो 500 की 300 की दिहाड़ी करते थे, वह साथी कैसे दवा करवा सकते हैं, कैसे आलू प्याज और काम कैसे कर सकते हैं। बहुत साथी ऐसे हैं, हम आपको उदाहरण दे सकते हैं कि जो इस कोरोना काल में मौत हो गई और उनकी बेटियों की शादी तय थी, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि वह बेटी हमारी बेटी है और उनको आगे बढ़ करके, चाहे वह भाजपा के हों चाहे वह सपा के हों, हम सबको कहते हैं सबको आगे बढ़ करके उन बच्चों का सहयोग समर्थन करते हुए, अपना बेटा बेटी मानते हुए उन कार्यक्रमों को संपन्न करवाना चाहिए। यह हमारा आपका दायित्व है, यह करना चाहिए, यह आवश्यक है। बिल्कुल। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए माननीय विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ गोरखपुर ग्रामीण से पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी ने, और आपने कहा भी कि समाज सेवी होना और समाज सेवा के लिए लगातार ज़मीन पे उतरना ही समाजवादियों की एक मंशा है और वो इसको बखूबी निभाते भी हैं, ऐसा कहना था माननीय विधायक जी का। हमारी भी एक कोशिश रही है कि चूंकि कोरोना महामारी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, आप सतर्क रहें, संयमित रहें, मानसिक संतुलन को बनाए रखें, और इसी तरीके से प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की कोशिश रही है कि जन जागरूकता को आप लोगों के समक्ष हम लाते रहें, तमाम व्यक्ति विशेषों से आपको मिलाते रहें और जो ज़मीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू कराते रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।